हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं नाइलिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइलिट के एनआईसी साइंटिस्ट सी और डी के पेपर। ठीक है, तो ये पेपर जो है नाइलिट ने एनआईसी साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी के लिए एग्जाम लिया अभी। अ, ये एग्जाम थे 18 से 21 मार्च तक, मुझे लगता है। यस, 21 मार्च। ठीक है, तो साइंटिस्ट सी के 5 सेशन में एग्जाम होते हैं, 5 पेपर हैं। साइंटिस्ट डी के जो है वो 3 पेपर में। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे मोस्टली सबको पता ही है कि 5 सेक्शन होते हैं: एप्टीट्यूड, रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश और लीडर एटीट्यूड एंड लीडरशिप। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इस प्लेलिस्ट में आपको मैं 3 टॉपिक एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो आज पेपर कर रहे हैं ये है साइंटिस्ट सी का। ये हुआ था 18 मार्च 2000 को, आफ्टरनून सेशन। और इसका कोड जो है ये लास्ट में B02 है। ठीक है, NIC साइंटिस्ट SCC B02। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल पेपर भी आ चुका है वेबसाइट पे, आंसर की भी आ चुकी है। और ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर की नहीं है जिसमें मार्क्स 12 वगैरह आएगा। ठीक है, तो वो जब आएगा देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस हैं 26 से स्टार्ट है ना, उससे पहले इंग्लिश वाले हैं। और प्लस मोस्टली क्या होता था पहले, काफी एग्जाम्स में फिक्स होता था कि 150 क्वेश्चंस हैं, 30 30 30 करके पांचों सेक्शन से। बट इस पेपर में थोड़ा सा जम्बल्ड भी हैं क्वेश्चंस, और 30 पूरे नहीं है मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, 26 क्वेश्चन है: सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स साइन टू प्लेस स्टार साइन एज एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो करके देख लो। और सबसे अच्छा, ये तो चलो ऑफलाइन एग्जाम, सॉरी ऑनलाइन एग्जाम था। ऑफलाइन में क्या होता है, कई बार हमें आ गया पेंसिल लेके जाओ। ठीक है, ये कहता हूँ, जैसे ऑप्शन चेक कर लिए, देखो प्लस लिखा मैंने यहाँ पे, डिवाइड, या फिर इधर ही लिख लेता हूँ। चलो, 26, देखो 15 + 5 डिवाइडेड 24। देखो 5/24 तो फ्रैक्शंस आ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो मैं ये हटा देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे नहीं हम। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं: 15 + 5 × 24 डिवाइड बाई 8 -32। ठीक है, ये 3 आ गया। 5 × 15, 15 + 15, 5 × 15, 15 + 15 30, -32 -2, तो ये भी ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। ऑप्शन सी चेक करो: 15 × 5 + 24 डिवाइड बाई 3, सॉरी 8 -32 इज इक्वल टू, ये 3 आ गया। ये 75 आ गया। 75 + 3 -32, 78 -32, 46। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है: इफ A/A+2B इज इक्वल टू 3/11, देन 3A - 2B अपॉन 2A + B। ठीक है, तो पहले क्या कर सकते हैं हम, A अपॉन क्या दिया होगा सबसे पहले, A/A+2B इज इक्वल टू 3/11। ठीक है, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, A और B का रेशियो निकाल लो, नहीं तो डायरेक्टली मैं A को भी लिख सकता हूँ 3x। ठीक है, तो A+2B किसके इक्वल आएगा, 11x। तो यहाँ से A को 3x पुट करो, B आ जाएगा 4x। ठीक है, वही चीज वहां पुट कर दो, 3A है तो 9x आ गया, -2B यानी कि 8x आ गया। ठीक है, 2A यानी कि 6x आ गया, प्लस B क्या है 4x, तो x/10, तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो x नहीं करोगे, A को 3 भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 3 6 9 आएगा तो उस हिसाब से B भी आ जाएगा। A अगर 3 है, B 4 है, A अगर 6 है तो B 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 28th क्वेश्चन है: आफ्टर सेलिंग ए प्रिंटर फॉर ₹17640, a shopkeeper suffers a loss of 16% and he wants to earn 15% profit after giving discount of 8%. Mark price will be। अब देखो, हमें पता है कि 17,660 पे बेचने से
उसको 16% लॉस होता है, ठीक है, बट उसको प्रॉफिट कमाना है। अब देखो ये ना कॉस्ट प्राइस मान लो, कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। अब 16% का लॉस हो रहा है, मतलब वो अगर 84% भी बेच रहा है अपनी चीज, तो उस मतलब इतने में बेच रहा है, ठीक है। एक्स अगर कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 0.84x आ जाएगा 16% लॉस पे, ठीक है। बट उसको 15% प्रॉफिट कमाना है, यानी कि उसको बेचनी है चीज 1.15x पे, तो कितने की होगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि 0.84x जो है वो 17,640 के इक्वल है, मुझे चाहिए 1.15x, ठीक है। तो क्या करता हूँ यहाँ पे मैं, इसको 0.84 को उधर ले जाओ और 1.15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ दोनों साइड। तो 1.15, 17640 डिवाइड बाई 84,115, ठीक है, डॉट मैंने कैंसिल कर दिया, ये सही है। तो अब मेरा ऐसा सेलिंग प्राइस आ जाएगा ये वाला, जिसपे 15% प्रॉफिट हो रहा है, जो कि कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, कट कट आ जाएगा क्योंकि हमें आंसर दिख रहा है, कटने वाला ही होगा। ये 8 4 12 है ना, 3 से तो कट ही रहा है, 5 4 से काट देते हैं इसको, 21 चौकी चौकी 16, चौकी चौकी 16 एक, ठीक है, 21 ये बीच कट जाएगा, 210 से, ठीक है, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब इसमें कैलकुलेटर तो मुझे लगता था नहीं, खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा 24,150। इन्होंने क्या बोला है, मार्क प्राइस पूछा है, ये तो वो सेलिंग प्राइस आ गया, यहाँ पे 15% प्रॉफिट है। बट ये सेलिंग प्राइस आया कैसे, अब सपोज करो मार्क प्राइस जो था वो एम था, एम मान लो, इस पे 8% डिस्काउंट देने के बाद ये आया, मतलब इस पे 8% डिस्काउंट देने पे मतलब इसका 92%, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 24,150, ठीक है, इससे ज्यादा ही आना चाहिए पीछे, 92 × 100, ठीक है, 92 से कैंसिल ही हो रहा होगा पूरा, 24,150 डिवाइड बाय 92, 262.5 × 100, ठीक है। तो ऑप्शन ए बन रहा है, ठीक है, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट 40% एंड 25% respectively on the mark price of shirt, a customer got total discount of 990 मार्क प्राइस, ठीक है। तो देखो टोटल डिस्काउंट, या तो हम नेट डिस्काउंट देख लें इस केस में कि 29, ठीक है, 40%, देखो 100 पे अगर मैं 40% डिस्काउंट दे देता हूँ तो मेरे को 60 रुपए की मिल रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर मैं 25% और डिस्काउंट देता हूँ, सक्सेसिव का मतलब है कि अब ये 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, ये 100 पे नहीं, ये 60 पे आएगा। तो 60 का 25% कितना हो जाएगा, 15, तो 45, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे मैंने कितने परसेंट डिस्काउंट दे दिया, -55%, ठीक है, ये समझ आ गया। तो जो 55% डिस्काउंट है वो 990 के इक्वल है, तो मार्क प्राइस जो था मैंने उस पे 15% डिस्काउंट दे दिया, है ना, डिस्काउंट ही पूछा है, वो आ गया 990। तो बस ये 11 5, ये 90, ये 18, ठीक है, तो 1800 आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है 30, ए कैंडिडेट हु गोट 28% मार्क्स फेल बाय 28 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट 46% मार्क्स गेट 35 मोर देन पासिंग मार्क्स, व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज। अच्छा, तो एक कैंडिडेट है, अगर उसके 28% मार्क्स आते हैं तो पासिंग मार्क्स से 28 नंबर कम है, ठीक है। और अगर 46% मार्क्स आते हैं, 35 ज्यादा हो जाते हैं पासिंग मार्क्स से, तो व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज पूछिए, तो हमें टोटल नंबर, एक तो टोटल मार्क्स पता होने चाहिए ना, और पासिंग,
अगर मान लो पासिंग मार्क्स इतने हैं, एक्स है, ठीक है, एक्स है, तो x-28 जो है वो 28% है, सॉरी 28, और x+35 मतलब 46% है, ठीक है। 46% ऑफ x=28। अच्छा, तो अब ये देखो, अगर इन मार्क्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 35 और 28 के बीच में, ये वाले मार्क्स और ये वाले मार्क्स में 63, तो मतलब 63 जो मार्क्स जो हैं, और परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 18% ऑफ टोटल मार्क्स टी मान लो, ठीक है, समझ आ गया कि 63 मार्क्स बढ़ाने से परसेंटेज कितनी बढ़ गई, 18%, ठीक है। तो यहां से हमें टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे, टोटल का 18% जो है 63 है, ठीक है। तो 18, 9 दूनी 18, 9 7 63, 2 50, तो टोटल मार्क्स हो गए 350, ठीक है। और कोई भी अब निकाल लो, देखो 350 का 28% निकाल लो, या फिर 46% निकाल लो, वो x+35 के या x-28 के इक्वल है, तो वहां से x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि 350 का 28% जो है वो कितना है, x-28, ठीक है। तो 50, 7, 2, ये 14, 14 7 कितने होते हैं, 7 चौका 28, 98, x-28, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, 126, ठीक है। तो परसेंटेज पूछा है, तो कितना परसेंट होगा, 126 / 350 × 100, ठीक है। 50 7 50 दूना 7, एकम 7 8, ठीक है, 36%, ठीक है, ऑप्शन सी। इसको अगर हम और तरीके से कर सकते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और देखते हैं तरीका। हमें पता चल गया कि 63% मार्क्स मतलब 18% है ना, तो मुझे 28 नंबर ज्यादा चाहिए। अच्छा, 1 मिनट, इसको और थोड़ा सा छोटे तरीके से करते हैं। मुझे ये पता चल गया कि 28%, ठीक है, तो x प्लस कितना 35 और 46%, ठीक है। एक्स पासिंग मार्क्स है। अब मैंने ये हिसाब लगा लिया कि 63 मतलब कितना परसेंट है, 18% है, ठीक है। अब मुझे इससे कितने मार्क्स बढ़ाने हैं, 28 बढ़ाने हैं, तो मुझे 28 का परसेंटेज पता चल जाए कितना होगा। एक मार्क्स मतलब 18/63%, 28 मतलब 18/63 × 28, है ना। तो 7 चौका 28, 9 7 63, 9 और 2 मतलब 8%, है ना। 28 मार्क्स मतलब 8%, तो 28 से 8% ज्यादा, तो 36%, ठीक है। तो इससे भी हम सीधा कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ से भी कर लो कि मुझे 35 मार्क्स कम करने हैं, 35 का मार्क्स मतलब 10%, तो इतना ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट 31, इन्होंने बोला कि 17% ऑफ x इज इक्वल टू 85, 85% ऑफ y इज इक्वल टू 17, y परसेंटेज ऑफ x इज इक्वल टू, देखो 17% ऑफ x का मतलब क्या है, x इंटू 17/100, किसके इक्वल है, 85 के। फिर y का 85% वो 17 के इक्वल है। हमें फाइंड क्या करना है, y परसेंट ऑफ x, यानी कि x इंटू y/100, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मैं पहली और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो मेरे पास क्या आएगा, x इंटू वाई इंटू 17 × 85 / 100 और इधर भी 85 × 17, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और मुझे ये चाहिए xy/100, तो xy/100 यहाँ पे रख लूंगा, और ये वाला एक 100 उधर चला गया, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 100 के इक्वल आ गई, ठीक है, ऑप्शन ए।
32 क्वेश्चन है, आइटम ए कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज आइटम बी, कॉस्ट डबल है। A is sold at loss of 10%, B is sold at 140% of its price। 140% जितना प्राइस है उसका 140%, यानी कि 40% प्रॉफिट है ना, एक वही चीज होगी। If selling price of A is 1400 is more than selling price of B, then cost price of A is, ठीक है। या तो हम यूनिट मान कर ले कि 100, बी का प्राइस जो 100 यूनिट है, फिर हम कर करा के उन दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले क्या है, कॉस्ट प्राइस ना, कॉस्ट प्राइस एक ए और बी, बी का 100 है, ए का 200, ठीक है। फिर हमने सेलिंग प्राइस, ए कितने पे बेचा है, एक हमने 10% लॉस पे बेचा, 200 का 10% 20 हो गया, यानी कि मैंने 180 पे बेच दिया। और बी को मैंने 140%, तो 100 का 140%, तो 140 आ गया, इतने पे बेच दिया, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 40, ठीक है। बट एक्चुअल डिफरेंस क्या है, 1400। फिर पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए, देखो ये कंपेयर करो। अगर डिफरेंस 40 है तो कॉस्ट प्राइस ए का कितना है, 200। डिफरेंस मुझे चाहिए कितना, 1400 है ना, ए का 1400 चाहिए, तो 200/40 इंटू 1400, ठीक है। तो 5, तो 14×5 = 70, 7000, ठीक है। 7000 आएगा ए का कॉस्ट प्राइस। अब ये चीज हम चेक भी कर सकते हैं, देखो ए का कॉस्ट प्राइस 1700 है, बी का इससे आधा यानी कि 850 है। ए को मैंने 20%, 10% लॉस पे बेचा, यानी कि 90% पे बेच दिया, 1530 पे बेच दिया। बी, एक मिनट, और बी को मैंने वन, कॉस्ट प्राइस 7000, अच्छा सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 1700 लिख दिया, मैं भी सोच रहा हूँ कैसे आ गया, 7300, ठीक है। 7000 को 90% पे बेच दिया, 10% उस पे, यानी कि 6300 पे। 3500 को मैंने 140% पे बेचा, 3500, 1.4, 49, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 1400, तो ये वेरीफाई भी कर सकते हैं हम। 33 क्वेश्चन, 33 है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट or loss after selling an article at a certain price if there occur a loss of 28% on selling the article 11/14 of selling price, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हम ना किसी सेलिंग प्राइस पे बेचना है इसको, इसका कोई कॉस्ट प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ज्यादा कम हमें नहीं पता, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अभी नहीं पता। फिर कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि अगर हम, जो ये सेलिंग प्राइस है ना, इसके अगर हम 14 इतने पे बेच दूं, तब तो मेरा लॉस पक्का है 28%। बट अगर मैं इतने पे ही बेचूं तो कितना प्रॉफिट यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा वेरिएबल की जगह मैं यूनिट मान लेता हूँ कि पहले जो सेलिंग प्राइस है ना, मैं 14 यूनिट पे बेच रहा हूँ, 11/14 है ना, ठीक है। फिर इसका 11/14 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 यूनिट यहाँ रुपए पे बेचने पे मुझे 28% लॉस हो ही रहा है, ठीक है। तो ये जो है, तो अपना 14 पे क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, सपोज करो एक्स है, तो एक्स कॉस्ट प्राइस है, 11 पे बेचने पे 28% लॉस हो रहा है, यानी कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 72% पे बेच रहा हूँ तो वो 11 है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि 14 किसके इक्वल है। अब 72, थोड़ा सा इसको कॉस्ट, अच्छा एक्स, पहले तो कॉस्ट प्राइस देखें ना हम, या फिर हम क्या कर सकते हैं, नहीं इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इसको मुझे डायरेक्ट लिखना है कि 14 को एक्स के फॉर्म में लिखना है, देखो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 11 से मैंने डिवाइड किया और 14 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला सेलिंग प्राइस आ गया ना, जिसमें मैं एक्चुअल में बेच रहा हूँ, वो कितना परसेंट है इसका कॉस्ट प्राइस का, वो मुझे पता चल जाएगा यहाँ से। यहाँ बस थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। 72, इसको और कैसे आसान कर सकते हैं, 100, ठीक है। 72, 14×2 = 28, 14×2 = 28, 2, 14×7 = 98 और 2, 100, ठीक है, सही है।
14 × 28 8 बटा 1100 इज इक्वल टू एक्स। अच्छा ये 1 से कम है ना, तो मतलब लॉस ही हो रहा है। 14 जो है एक्स का 100% से कम होगा। ठीक है, तो 1008 डिवाइड बाई 1100। इसको ये आ जाएगा 0.916 एक्स 14। ठीक है, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का 0.916 यानी कि 91.6% है। तो लॉस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 91.6, 8.4 के तकरीबन। ऑप्शन आ जाएगा, लॉस हो रहा है ना, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगर ये चीज नहीं समझ आ रही कि हाँ कैसे किया, तो सिंपल एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो निकालोगे यहाँ से, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 11 डिवाइड बाई 0.72। ठीक है, वो आ जाएगी 15.27, या फिर इसको काटो मत, इसको 11/72 इंटू 100, इस हिसाब से लिख लो। और 4 25 18, और तो नहीं कटेगा 25, ये आ जाएगा 275/18। ठीक है, ये लिख लो। अब ये 14 से कम है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो वहां से निकाल सकते हो। ये चीज डायरेक्ट अगर समझ आ रही है तो ये भी अच्छा है। 33 होगा, 34। A shopkeeper sells article at 132 kilo, which cost him 140 per kg. But while selling, he falls weight and gives only 880 ग्राम instead of 1 kg. His profit and loss percentages। ठीक है, तो शॉपकीपर क्या बोलता है, उसको कॉस्ट जो पड़ता है, कोई चीज लेके आ रहा है वो तो 140 ही पड़ता है। ठीक है, बट वो बेचता किस रेट पे है, 132 रुपए किलो। लॉस पे बेच रहा है। ठीक है, पर वो 1 किलो नहीं देता है 132 रुपए में, वो 880 ग्राम देता है। ठीक है, तो हमें जो है, जो चीज क्वांटिटी दे रहा है ना, उसका हमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले यही सपोज करो कि वो एक्चुअल में क्या हुआ, देखो 140 पर केजी लेके आया कॉस्ट प्राइस, और 132 रुपए पर केजी बेच रहा है। ठीक है, ऐसा किसको लग रहा है, कस्टमर को लग रहा है। ठीक है, बाहर वाले बंदे को। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो 880 ग्राम, वो कितना बेच रहा है, 880 ग्राम। ये तो पैसे वो 1 किलो के ले रहा है, मतलब इतना 880 ग्राम का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 132। ये चीज क्लियर है। बट एक्चुअल में 880 ग्राम आया कितने का, 140 का 1 किलो आया। 1 किलो 1000 ग्राम कितने का आया, 140 का। तो 880 ग्राम कितने का आया होगा, 140/1000 इंटू 880। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 14 इंटू 88 कितने का आया, वन, अच्छा 1000 है सॉरी, 123.2 का। ये समझ आ गया। अब एक्चुअल में जो चीज जा रही है उसका कॉस्ट प्राइस पता चलेगा, सेलिंग प्राइस पता चलेगा। अब ऑब्वियसली इसको प्रॉफिट ही हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 132 माइनस अपना 123.2, 8.8 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना परसेंटेज होगा, कॉस्ट प्राइस इतना है। ये ध्यान रखना बस, कि किसका हम निकाल रहे हैं ना, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इसके भी थोड़ा ऐसे ही है, चलो 88, 11 से 8 से कटेगा क्या, 11, 8 एकम 8, 8 45, 8 चौका 32। ठीक है, ये 11 से फिर कट गया, 1 और 4। ठीक है, 100/14, 50/7, 7 एकम 7 49.1, 7.1 समथिंग आएगा, ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, प्रॉफिट। 35, a person purchased two item P and Q for rupees 720. He sold item P at profit of 10%, Q at profit of 15.4%. His total profit was 13%. Difference between cost price of item is। इसको देखते हैं। कॉस्ट प्राइस टोटल जो है 720। ठीक है, और जो सोल्ड किया 10% पे, क्यू को सोल्ड किया 15 पॉइंट इतने परसेंट पे, टोटल परसेंट। इसको मिक्सर एलिगेशन
सम कर सकते हैं, देखो पी क्यू, ठीक है, पी पे कितना परसेंट है प्रॉफिट, 10%, क्यू पे कितना है 15.4%, ओवरऑल कितना हो रहा है 13%, ठीक है। तो इसको 13 - 3, 15.4 - 13, 2.4, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस इस रेशो में होगा, यानी कि पी बाय क्यू का रेशो जो आएगा 2.4, यानी कि 24/30, और 8/8 से कटेगा, कितने से, 6 से कट जाएगा, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, इस रेशो में होगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 720 है, और 720 है ना, तो 720 इंटू पी का शेयर लिख देते हैं 4/9 प्लस 4 + 5 9, ठीक है, 9 8 320 आ गया। सिमिलरली मुझे लगता है 320, और ये पी का आ गया, क्यू का आ गया 400, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 80, ठीक है। तो इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, 320 है, अगर कॉस्ट प्राइस 10% प्रॉफिट बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना हो गया, 32, ठीक है। और 400 का 15.4% हो गया, 61.6, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हो गया 393.6। क्या ये 720 का 13% है, यस, ठीक है, तो वेरीफाई भी होगा हमारा। ये चीज नहीं आती, फिर हमें सिंपल एक्स मानना पड़ेगा, देखो पी को हमने एक्स मान लिया, क्यू का हमने 720 माइनस एक्स मान लिया, ठीक है। फिर इसका 10% निकाला, इसका 10% निकाला, ठीक है, यानी कि सॉरी, इसका 10% आ गया 0.1x, इसका हमने निकाला 15.4%, यानी कि 0.154720 - x, ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट। ये किसके इक्वल है, 720 का 13%, यानी कि 0.3 इंटू 720, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारे पास एक्स निकल जाएगा, यानी कि पी का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, फिर क्यू का निकालते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, ठीक है। 36 x and y invested fixed amount of ₹20,000 each into different schemes for 2 years. X invested in scheme when successive rate of interest on the successive years is 8% and 12%. And Y invested the scheme in two where successive rate of interest on the successive year is 11 and 9 respectively. Who will get more interest and, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट देख लेते हैं, देखो दो, अगर कोई चीज है +8 + 8 हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल 2 साल का, तो किसके इक्वल आएगा, x + y + xy/100, ठीक है। इसको या तो ऐसे याद कर लो, ये तो हम उसकी जरूरत भी नहीं है, 8 + 12 + 12 96/100, ठीक है। तो 20.96, ठीक है। ए को तो नेट इतना परसेंट इंटरेस्ट मिल जाएगा 2 सालों में, और बी वाई को कितना मिलेगा, 11 + 9 इंटू 11 इंटू 9 99/100, तो ये भी 20.99%, ठीक है। तो ऑब्वियसली वाई को ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, चेक कर लो। और कितना परसेंट ज्यादा मिल रहा है, 0.03% ज्यादा मिल रहा है, किसका, 20,000 का, ठीक है। तो 20,000 का 0.03, तो 100 तो 0.03 का आ गया, 1%, 100 इसका आ गया, 2020 3 दूनी 6, ठीक है, ऑप्शन आ गया ये। अब ये चीज नहीं याद होती है, थोड़ी सी फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कि यहाँ पे 8 और 20 है, थोड़ा 10 20 30 होता तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो जैसे इन्होंने बोला कि नेट हमें कितना पड़ेगा, तो 100 पे पहले +8% हुआ, यानी कि 108 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे +12%, अब 12% किसका, 108 का, 108 का 12% जो होगा वो है 12.96, ठीक है। तो यानी कि 120.96, ठीक है। तो टोटल कितना, 100 का कितना हो गया, 120.96, यानी कि 20.96% हो गया नेट, ठीक है। सिमिलरली अगर बी का करना चाहोगे तो 11 है पहले, 111 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 12, और यहाँ पे +9% है, 111 का 9% कितना आ जाएगा, ठीक है, 19, सॉरी 9%, ये होगा 9.99, तो यानी कि 120.99%, ठीक है, यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है, अगर इतनी सारी चीजें नहीं याद रहती, याद नहीं रहती, तो ये चीज आनी चाहिए, ठीक है, ताकि हो जाए एकदम। 37 क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 14% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली, ठीक है। तो क्या होता है, ये बोला है कि
14% पर एनम जो है वो हम हाफ ईयरली पे हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ, ठीक है, 6 महीने बाद वो कंपाउंड हो जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, मान लो 101 बन गए। 6 महीने बाद फिर अब एक इस पे नेट पे इंटरेस्ट लगेगा तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब ये बोला कि डायरेक्टली कितने बन गए एक साल में नेट इफेक्टिव, अगर मैं 14% पर एनम को हाफ ईयरली की बजाय मैं पूरे एक ईयरली इंटरेस्ट लगा लूं तो वो कितना बनेगा नेट, ठीक है, वो चीज पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, अब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, हाफ ईयरली कितना आ जाएगा 7%। 14% पर एनम है, अब हाफ ईयरली तो 7% हो गया। एक साल में मेरे पास कितने हाफ ईयर आएंगे, दो, ठीक है। तो 100 रुपए कितने बन जाएंगे एक साल में, 7/100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 × 107/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 107 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो एक 100 कितना बन गया, 114.49, ठीक है। तो 100 का कितना बन गया, इतना, तो परसेंटेज कितना आ गया, 14.49, ठीक है। तो इसको भी हम पिछले वाले मेथड से कर सकते हैं कि पहले 7% लग गया, फिर 7% लग गया, तो 7 + 7 + 7 × 7/100, ठीक है, आ जाएगा ना 14.49, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 4 days, Q कैन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 days, हाउ मच Q गेट इफ बोथ वर्क टुगेदर एंड पेड 1960, ठीक है। तो अब हमें एफिशिएंसी जाननी है। अगर दो लोग आपस मिलके काम कर रहे हैं, मैं और आप मिलके काम कर रहे हैं, एक दिन में हमने काम खत्म कर दिया, तो जरूरी नहीं है ना कि बराबर पैसे मिले, ठीक है। वो डिपेंड करेगा मैं किस स्पीड से काम करता हूँ, आप किस स्पीड से काम करते हो। तो हमें एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। जो पैसा मिलेगा वो एफिशिएंसी की रेशियो पे मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पी 1/4 काम कर देता है 4 डेज में, तो मतलब एक दिन में वो कितना काम करता होगा, 1/16, ये सही है। 1/4 काम करता है 4 दिन में, तो 1/4 + 1/4 + 1/4 16 दिन में पूरा काम करता है। तो एक काम एक दिन में कितना काम करेगा, 1/16, ये उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी। सिमिलरली क्यू जो है वो 8 दिन में 2/3 काम कर देता, तो यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 2/3 डिवाइड बाय 8, 2/3 डिवाइड बाय 8, यानी कि कितना कट गया, 4, 1/12। तो क्यू की एफिशिएंसी होगी ये वाली, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा, P/Q 1/16, ठीक है। तो क्यू का काम ज्यादा है ना एक दिन में, तो 12 ऊपर चला गया, 16 नीचे आ गया, तो 4 3 12 आ जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा, ये बात सही है। दोनों की एफिशिएंसी क्या आ गई, रेशो 3/4, यानी कि अगर सात कोई चीज है, 7 चीज बनानी है, सेम टाइम में पी 3 चीज बनाता है, क्यू 4 चीज बनाता है, तो यहाँ पे पैसा किसको ज्यादा मिलना चाहिए, क्यू को ज्यादा मिलना चाहिए ना। तो क्यू का हिस्सा कितना आ जाएगा 1960 में से, क्यू का हिस्सा आ जाएगा 4/4 + 3 7, तो 7 दूनी 14, और 280 × 4, तो 8 चौका 32, 3 1120, ठीक है। इतना पैसा मिलना चाहिए क्यू को। 39, 3 worker A, B, C can do a piece of work in 8, 14, 21 days respectively. They started working together, but C leaves working 2 day after 2 day. 2 दिन बाद C की बस हो जाती है, बोलते मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है। एक दिन पहले B छोड़ देता काम, काम कितने दिन में फिनिश हुआ देखो, एक 8 दिन में काम करता है, हम सॉरी 8 दिन में करता है, तो ए की एफिशिएंसी होगी 1/8, मतलब एक दिन में ए 1/8 काम कर देता है। बी एक दिन में 1/14 काम कर देता होगा, सी एक दिन में 1/21 डेज काम करता होगा, ठीक है। अब सपोज करो काम चला, कितने दिन काम चला, एक्स डेज काम चला, एक्स डेज। ए ने कितने दिन काम किया, ए तो भाई शुरू से लगा रहा एंड तक काम करता रहा, ठीक है। ए ने कितने दिन काम किया, एक्स। बी शुरू से लगा रहा, बट बी ने एक दिन पहले काम छोड़ दिया, ए ने एक्स, बी ने काम किया x - 1 डेज, सी ने 2 दिन ही काम किया, फी तो, ठीक है। अब ए की एफिशिएंसी 1/8 है, तो ए एक दिन में 1/8 काम करता है, तो एक्स डेज में ए ने तो काम कर दिया होगा इतना, बी ने x - 1 डेज में इतना काम कर दिया होगा, सी ने 2/21 काम कर दिया होगा 2 दिन में,
तब जाके एक काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे थोड़ा। 8 और 14 कर लेंगे, इधर उसको उधर ले जाते हैं। 8 और 14, तो 56 आ जाएगा ना, 56। तो 7x + 4x - 4, उधर जाके 2 - 1 - 2/21, 19/21। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना होगा, 11x - 4, उधर जाके 19/21 इंटू 56। अच्छा, सारे ऐसे ही है ना आंसर। तो 7×3 = 21, 8×7 = 56। ठीक है, तो 19 × 8, 8×9 = 72, 8×7 = 15, है ना, 3। 11x - 4, बस अब तो 11x किसके इक्वल आ गया, +4, यानी कि 164/3, 4×3 = 12। एक्स की वैल्यू होगी 164/33। तो 33 वाला चेक कर लो, 33। देखो 33 × 5 कितना होता है, 165 होता है। तो 432/33, ऑप्शन बी। ठीक है, 40th क्वेश्चन है, वर्कर ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क in 45 days and 40 days respectively. They begin to work together, but A leaves X day after and B finish the rest of work in X plus 14 days. How many days, after how many days did A leave? ठीक है, तो देखो काम स्टार्ट हुआ, X डेज बाद A की तो बस हो गई, ए और बी ने दोनों ने काम स्टार्ट किया। बाकी बचा हुआ काम बी ने X + 14 डेज में कंप्लीट किया। ठीक है, तो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने तो भाई X दिन काम किया, अपना बस हो गया। बी ने कितने दिन काम किया, X डेज तो ए के साथ किया, X + 14 अकेले किया, तो टोटल X + X/14, 2X + 14 डेज काम किया। दो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 39 दिन में काम करता है, तो 1/45। बी की एफिशिएंसी 1/40। ठीक है, तो ए ने काम किया X/45 प्लस बी ने किया 2X + 14 ÷ 40, तब जाके एक काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, 5 9, 5 9 × 5, 8 × 8 72, 5 360, है ना, 360 आ गया। और यहाँ पे आएगा 8x, यहाँ पे आएगा 9 18 + 14 नया 126। ठीक है, = 1। तो यहाँ पे आएगा 26x = 360 - 126। ठीक है, तो 4 3, है ना, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मुझे लगता है यही आ जाएगी, 9 ही आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि इन ए रोम्बस एंगल क्यू पी एस = 60 डिग्री, आर एस = 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डायगोनल क्यू एस। अब देखो हमें एक शेप बनानी पड़ेगी रोम्बस। थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं। ठीक है, क्यू पी एस एंगल 60 है ना, तो छोटा एंगल पी, यहाँ पे हम ऐसा बनाते हैं क्यू पी एस आर, है ना, इस हिसाब से आएगा, ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी 60, ये 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। सारी साइड्स कितनी है, आर एस 10 है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। अब देखो इसमें बहुत ही सिंपल सा है, इस खासकर इसी सवाल में। अगर इन्होंने पूछा है क्यू एस डायगोनल, ठीक है, डायगोनल पूछा इन्होंने, तो मतलब क्यू एस। अब ये देखो, अगर ये 10 है, ये भी 10 है, ट्रायंगल क्या देखो, क्यू पी एस। ठीक है, ये एंगल 120 था, तो क्या एंगल 60 आ जाएगा। ठीक है, हाफ में कट गया, ये भी एंगल 60 आ जाएगा। तो क्या ये 60 60 60 इक्वलेटर एंगल नहीं होगी, तो इस हिसाब से क्यू एस भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सीधा काम खत्म। ठीक है, यस, और तो कोई मुझे लगता नहीं तरीका है इसका, मतलब और इससे आसान। हम्म, 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 हम्म।
और बस इसका इस हिसाब से देखो, अगर ऐसा कुछ सवाल आ जाए कि ऐसा नहीं बन रहा हो, तो इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इसके डायगोनल होते हैं ना, वो आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, 90 आ गया। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये वाली साइड दे दी हमें, ठीक है, और फिर हमें ये दोनों एंगल पता है, मान लो कोई भी एंगल पता है, जैसे मान लो कि ये एंगल 60 का 30 होगा ना, तो हाँ ये 30 होगा, तो यहाँ पे 10 था, तो उस हिसाब से मैं ये वाली साइड निकाल सकता हूँ कोई भी साइन कोस लगा के। तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, ये इसके इक्वल है, तब आ जाएगा, ठीक है। अगर 60 एंगल ना होता, कुछ और एंगल होता, यानी कि ये मान लो कि और कौन सा एंगल हो सकता है 60 के अलावा, 60 के अलावा मुश्किल ही है, फिर 45 होता तो इसका आधा करते तो दिक्कत हो जाती, ठीक है, और तो कुछ मुझे लगता बनता नहीं फिर। चलो फिर भी आसान है। फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी, बी सी, सी ए, जो है मिड पॉइंट इतने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी आती है, ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, मिड पॉइंट बना देता हूँ मैं, ये होगा मिड पॉइंट, ये होगा मिड पॉइंट, ये होगा मिड पॉइंट, ठीक है। अब मिड पॉइंट से मान लो ट्रायंगल बन रही है एक, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट कितना है, -3, 1, -1, 4, ठीक है, 3, ठीक है। थ्री मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी, अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया मान लो ए बी सी है, ए बी सी का एरिया जो है वो एक्स है, तो जो मिड पॉइंट से बनी है इसका होता है x/4, ठीक है। अब कोई भी 3 पॉइंट दिए हैं, उससे ट्रायंगल जो बनी है उसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एरिया जो आएगा, मान लो मैंने XYZ लिख दिया जो मिड वाली थी, उसका आएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ एक पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट सारे पॉइंट लिख लो ऐसे, 1, 1, 1, ठीक है। और नेगेटिव आएगा तब भी पॉजिटिव लेना, ठीक है, एरिया तो पॉजिटिव आएगा, तो हाफ आ गया, तो -3, 4 × 1, ठीक है, डिटर्मिनेंट लेना आता ही हमें, और 4 × 1 4, -1 +1, ठीक है। फिर -1, -1, 3 × 1 -3, ठीक है, +1, 1, 4, -12, ठीक है, ये आ गया। अब हाफ, 5, 15 आ गया, ये आ गया, 3 और 1 4, +4 आ गया, और ये 12, ये -11 आ गया, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये, 15 और 11, 15 26, 26 +4, -26 + 4, -22, -11, ठीक है, बट मोड लेना है एरिया, तो 11 आ गया, ठीक है। तो एबीसी का एरिया कितना आ जाएगा ट्रायंगल का, 4 × 11, 44, ठीक है। 43 क्वेश्चन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 121√3, देन एरिया ऑफ सर्कल इज, ठीक है। पाई को लेना है 22/7। इन्होंने क्या बोला है कि एक तो सर्कल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस जो है इसका मैं ले लेता हूँ, चलो आर है रेडियस, ठीक है, इसकी साइड है ए, इसका जो सर्कमफ्रेंस है 2πr के इक्वल आएगा, ठीक है। और इसका पेरीमीटर है 3a, ठीक है, ये इक्वल है। और हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a², ये किसके इक्वल आएगा, 121√3, ठीक है, √3 कैंसिल हो गया, a² की वैल्यू आ गई 484, ठीक है, रूट भी निकाल सकते हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है πr², ठीक है। तो यहां से मैं r² की वैल्यू निकाल लेता हूँ, r = 3a/2π, है ना। तो π × r², 9 आ जाएगा, a² की वैल्यू मैंने 484 रख दी, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई² आ जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और पाई को कितना लिखना है, 22 × 7, ठीक है। सवाल दे अगर नहीं भी दिया तब भी सवाल अगर देखेंगे 0.5 ऐसा कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब उन्होंने 22/7 ही लिया होगा ना, तो बस सिंपल है, तो 121 आ जाएगा, और ये 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो 63 × 11,
63 × 11, 63, 3693 डिवाइड बाय 2 है ना। तो 3, 4, 4 दूनी 8 ना 6, 346.5 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। लुइस स्टार्टेड फ्रॉम ए प्लेस at 10 a.m. and travel some distance till 11 a.m. After covering 75% of the distance further, of that distance further, he found that he had covered 50% of total distance. Fraction of total distance traveled by him at 12 p.m. देखो क्या हो रहा है कि वो उसने चलना स्टार्ट किया, 10 बजे चलना स्टार्ट किया और 11 बजे तक उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये बात सही है, ठीक है, एक्स मान लो। फिर उसने क्या बोला कि भाई जो 75%, आफ्टर कवरिंग 75% ऑफ दैट डिस्टेंस, यानी कि 10 से 11 के बाद, तो इसका 75% डिस्टेंस यानी कि 3/4x ट्रेवल करने के बाद उसने क्या देखा कि मैं तो टोटल का 50%, मतलब हाफ डिस्टेंस, आधे पे आधे में आ गया, ऐसा बोल रहे हैं। तो 12 बजे तक उसने कितना किया होगा, ठीक है। चलो देखो, टोटल डिस्टेंस सपोज करो y है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस y है। अब x + 3/4x, ये किसका आ गया, y/2, ठीक है, यानी कि, और यहां से आ जाएगा 7/4x = y/2, और x अपना 2/7y, है ना, ये चीज समझ आ गई। अब पूछ रहा है कि 12 बजे तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया टोटल का। तो देखो 10 से 11 उसने x ट्रेवल किया, 11 से 12 फिर x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है, तो उसने टोटल 2x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 10 से 12 के बीच में, ठीक है। तो और 2x, ठीक है, और टोटल का रेशियो ये पूछा है, 2x/y पूछा है, तो क्या वो x/y 2/7 है, तो 2 × 2 4/7 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। Two racers A and B took a part in race and ratio between their speed is 7/11. V wins the race by 360 length of track is। देखो, जब लेंथ से बताते हैं ना कि इतने लेंथ इतनी डिस्टेंस से हरा दिया, इसका मतलब क्या है कि ये रेस थी, बी यहाँ पे था, ए उससे 360 मीटर दूर है अभी, ठीक है, ये मतलब है। और जब टाइम का होता है कि इतने टाइम से हरा दिया, मतलब बी ने इतने मिनट में फिनिश कर दी, उसके बाद ए ने फिनिश की, तो दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस, यानी कि बी ने अगर 1 मिनट में फिनिश कर दी, एक ए को 1.5 मिनट लग गया, तो बी ने ए को आधे मिनट से हरा दिया। डिस्टेंस में होता है कि जब जीतने वाला फिनिशिंग लाइन पे है, तो उससे पीछे वाला हारने वाला कितनी दूर है, तो वहां पे डिस्टेंस आ जाता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड का रेशो दिया हुआ है। तो अगर दोनों की स्पीड सपोज करो 7/11 है, ठीक है, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा सेम टाइम में, उनकी रेशो भी 7/11 होगी दोनों की, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सेम टाइम पे बी यहाँ पे फिनिशिंग लाइन पे, ए यहाँ पे, तो सेम टाइम में अगर स्पीड का रेशो 7/11 है, तो उनके डिस्टेंस डिस्टेंस का रेशो भी 7/11 होगा, ठीक है। तो मतलब 7x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ए ने, जैसा मान लो, चलो, ठीक है, कुछ जब बी फिनिशिंग लाइन पे है, दोनों के बीच के हो गया डिस्टेंस का जो रेशियो होगा 7/11। तो ए ने 7x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बी ने कितना किया है 11x, ठीक है। अगर सपोज करो बी 11x दौड़ के पहुंच गया एंडिंग लाइन पे, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो 4x = 360, x = 90, ठीक है, 90 आ गया। तो उन्होंने पूछा लेंथ ऑफ ट्रैक, लेंथ ऑफ ट्रैक तो भी है ना जो बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो x 90 है, तो कितना आ जाएगा 990, ठीक है। बट इनका ऑप्शन मुझे लगता है गलत है, इन्होंने शायद ए दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको चेक करेंगे, इसका भी ऑब्जेक्शन वगैरह भी डाला होगा मुझे लगता है किसी ने। 45th क्वेश्चन है ना, 45th का ही दिया हुआ है, तो ए का डिस्टेंस आ गया,
क्योंकि अगर देखा जाए बी अगर 990 है तो ए अगर 90 इंटू 70 630, ठीक है, तभी 360 बीच में डिफरेंस आ गया ना। 990 का ट्रैक है, बी फिनिशिंग लाइन पहुंच गया, इतना दौड़ चुका है, ए उस टाइम पे 630 ही दौड़ा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया 360, ठीक है, तो इन्होंने ए दिया हुआ है, तो ए सही नहीं होना चाहिए, 990 ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इन्होंने बोला कि 5 डिजिट नंबर जो है वो 688 XY डिविजिबल है 3711 से, एलसीएम चाहिए हमें 5x 3y का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक थ्री सबसे बड़ा नंबर मान लेता हूँ, और इनके एलसीएम से 3711 के एलसीएम से डिवाइड करके देख लेता हूँ, जो रिमाइंडर है वो माइनस करके मेरे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। तो 3711 का एलसीएम कितना होगा, 7 21 इंटू 11 231, ठीक है, 231 में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 3 से करेंगे क्या, 3 से नहीं करेंगे, 2 से करेंगे, 2 6 4 6 2 1 है ना, 9, तो 23, 25 5 23, 5 से होगा या 6 से होगा ना, कितना तो करें क्या, 5 से हो रहा है, तो 5 5 से 15, 5 10 और 11, 4 1 1, ठीक है। तो फिर ये कितने पे जाएगा, फिर तो ये अभी 1155, ठीक है, तो 4 से जा रहा है, 1100, 231 इंटू 4, कुछ गलत किया क्या मैं, 6, अच्छा हाँ, गलत कर दिया, तभी नहीं आ रहा था, 6229 है ना, ये गलती कर दी। अब ये 9 से जाएगा ना, 231 है ना, 9 से चला जाएगा, 231 इंटू 9, 2079, ठीक है, 0 9 190, ठीक है। अब जाएगा 8 से, 1848, ठीक है, तो 1 और 661, 61 माइनस करेंगे तो यानी कि 68838, ये डिविजिबल होगा सबसे, 68838 डिवाइड बाय 231, यस, ठीक है। तो यहाँ पे ये है एक्स है, वाई है, एक्स कितना है 3, वाई कितना है 8, तो हमें एलसीएम चाहिए 5x यानी कि 15, और 3y यानी कि 24, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम चाहिए। तो कॉमन तो मिला 3 ही है ना, 3 3 है, तो यहाँ पे 5 इंटू 8, ठीक है, 8 5 40, तीना दिया 120, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1207 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 82, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। देखो आसान है, कोई नंबर अगर हम 1207 से डिवाइड करके रिमाइंडर दे रहा है 82, तो वो नंबर वाई, वो नंबर वाई होगा 1207x पूरा डिवाइड हो रहा है प्लस 82, उससे ज्यादा है, तो वाई को मुझे 17 से डिवाइड करना है। तो मुझे देखो ये 1207 तो डिवाइड हो ही रहा होगा 17 से, ठीक है, पक्का ही है, क्योंकि ये नहीं होगा फिर सवाल नहीं होने वाला, ठीक है। 1207 डिवाइड होगा 17 से, 71 से हो रहा है, 82 को इससे तो कोई रिमाइंडर आएगा नहीं, 17 से डिवाइड करने से 3 से आ जाएगा, तो 17 इंटू 4 68, ठीक है, 17 इंटू 5 होता है 85, ठीक है, तो 4 से कटेगा, 4 से जाएगा 68, और 82 माइनस 68 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी पेपर में आया हुआ नाइलेट के। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो a इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ 2 की पावर 1/3 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 की पावर 2/3 आ जाएगा, 2 से निकालूंगा, और यहाँ पे 2 की पावर 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, ऊपर वाली इक्वेशन के हिसाब से जो इन्होंने दी हुई है, तो क्या ये a-2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/3, ये आ जाएगा a-1, ठीक है, दोनों तरफ a क्यूब क्यूब कर देता हूँ, तो 2 का 1/3 का क्यूब 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3a-1, ठीक है। तो a क्यूब इज इक्वल टू 2a³ माइनस 6a² प्लस 6a-2, ठीक है, a क्यूब से एक कैंसिल हो गया, और हमें क्या चाहिए a³ माइनस 6a² प्लस 6a, ठीक है, a कॉमन निकालो चाहे, इक्वल टू 2, ऑप्शन सी।
ठीक है। 49, 49 क्वेश्चन में बोला है कि बी प्लस सी जो है अपॉन ए है, जो 3/2 के इक्वल है। सी प्लस ए अपॉन बी जो है 7/5 के इक्वल है। ठीक है। तो अगर मैं ये देखो, पहले मैं करूँ कि बी प्लस सी जो है वो 3 के इक्वल है और ए जो है 2 के इक्वल है, तो ए प्लस बी प्लस सी करूंगा तो कितना आएगा? 5। सिमिलरली सेकंड वाली में ए प्लस सी 7 के इक्वल है, बी 5 के इक्वल है, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया? 12। बट ये सही नहीं है। ठीक है। तो पहले मुझे इनको इस हिसाब से लेना पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल आ जाए। तो बी प्लस सी को मैं 3 ले सकता, ए प्लस सी को 7 ले सकता। ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि देखो 3 + 2 5 है, यहाँ पे 7 + 5 12। तो ये चीज बात बन नहीं रही। तो 5 और 12, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 ही बनेगा। तो मतलब इन दोनों का सम मुझे 60 बना देना है किसी हिसाब से। तो पहली इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, 3 + 2 कितना है? 5। तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 36/24 ए। ठीक है। सिमिलरली सी प्लस ए अपॉन बी, 7 + 5 12 है, तो मुझे 60 बनाना है, तो इंटू 5 यानी कि 35/25। अब सही है। अब लिख लो, ए इज इक्वल टू 24, बी प्लस सी इज इक्वल टू 36, और उससे बी इज इक्वल टू 25, ए प्लस सी इज इक्वल टू 35। अब सम करके देख लो, 60 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सही है, जो भी चीजें मानी है। ए 24 आ गया, बी 25 आ गया, तो यहाँ से सी कितना आ जाएगा? कहीं से भी निकाल लो, दोनों इक्वेशन सेम ही आएगा, और सी आ जाएगा 11। ठीक है। तो बस ए प्लस बी अपॉन 3 सी, ए प्लस बी 49, 3 सी 33, ऑप्शन डी। ठीक है। 50 है कि द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन द टू सर्कल सबटेंड एंगल ऑफ 45 एंड 30 डिग्री एट रिस्पेक्टिव सेंटर रेशियो ऑफ रेडियस। अब देखो क्या है, सर्कल है, एक तो छोटा सर्कल है ऑब्वियसली, एक बड़ा सर्कल है। ठीक है। आर्क सेम है, अगर सपोज करो कि मैंने एक 45 डिग्री का बनाया है ऐसे, ऑब्वियसली छोटे वाले में एंगल ज्यादा होगा तब आर्क आएगी, और बड़े वाले सर्कल में कम एंगल पे ही उतनी आर्क आ जाएगी। ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस एक्स है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी एक्स ही है, ये बोला इन्होंने। ठीक है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है। ठीक है। अब इसको रेडियन में वगैरह में लिख लेते हैं, तो हमें पता है कि जो हमारा एंगल है वो इन दोनों का रेशो होता है, रेडियस 1 रेडियस 2, है ना। इन्होंने क्या पूछा? रेशो। 45 से 30 वाले की रेशो पूछी है, ध्यान रखना हमेशा। तो जो 45 है, इसको रेडियन में अगर लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात है चलो, कि 45 जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? x/r1। ठीक है। इक्वल लिखना सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि रेडियन में प्रोपोर्शनल लिख देंगे ज्यादा बेटर है। ठीक है। बट चल जाएगा हमारा काम इस क्वेश्चन में, x/r2। ठीक है। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 45 डिवाइड बाय 30 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे x/r1 डिवाइड बाय x/r2, तो r2 ऊपर आ जाएगा, x1 नीचे आ जाएगा। ठीक है। r1 नीचे आ जाएगा। हमें क्या पूछा है? r1/r2 पूछा है, तो वो 2/3 आ जाएगा, ऑप्शन ए। 51 इन्होंने पूछा, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब आसान है, बट गलती कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि एफ एक्स जो है वो एल एन साइन एक्स है, जी वाई जो है एल एन कॉस वाई है। ठीक है। फिर बोला है कि e⁻2 gx e⁻2 fx। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे इन्होंने y दे दिया, बट यहाँ पे x, इसका मतलब gx अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मेरा fx जो है वो एल एन साइन एक्स है, तो मुझे gx चाहिए ना, जो मुझे पूछा गया है। तो gx में y की जगह x कर दो। ठीक है। बस इसीलिए, बस ये पॉइंट अगर सही से नहीं लिखोगे तो गलत, क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है। e⁻2 gx, तो यहाँ पे क्या होगा? e⁻2 gx है एल एन cos x। ठीक है। प्लस e⁻2 ln sin x, ये पूछा है। 2 ऊपर जाके पावर बन जाती है यहाँ पे, तो e⁻ln cos स्क्वायर x आ जाएगा, और यहाँ पे e ln sin स्क्वायर x आ जाएगा। e⁻ln तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो ये 1 के इक्वल आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। A vessel is filled completely with liquid A and B in ratio 7:6. If 26 liter of mixture removed and same quantity of liquid B is added, ratio become 6/7, volume of vessel is। तो देखो,
ए और बी की रेशियो है 7/6। अगर 26 मैंने बाहर निकाला, तो जितना मैंने बाहर निकाला है वो इसी रेशियो में बाहर निकलेगा। अगर ऐसा तो है नहीं कि 13-13 लीटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो तो गलत है बिल्कुल ही। ये निकलेगा 7/6 रेशियो के हिसाब से। तो 26 में 7/6 है ना, तो ए होगा 7/7 + 6 30, ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो 26 में 14 लीटर ए होगा, और कितना होगा, 12 लीटर होगा बी। ठीक है, इस चीज समझ आ गई। अब देखो, सपोज करो 7x ए था, 6x बी था, पहले की बात है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ए से हमने निकाला 14 लीटर निकाल दिया, और बी से हमने निकाल दिया 12 लीटर। ठीक है, जब हमने 26 लीटर निकाल दिया, फिर हमने क्या किया, सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी ऐड कर दिया, पूरा का पूरा 26 ही बी ऐड कर दिया, तब जाके उनकी रेशो बन गई 6/7। ठीक है, बस इतना सा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि 7/x - 14 और 6x + 14 बन गया। ठीक है, 6/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 - 14 = 98, 36x और 14 6 नहीं, 14 6 6 24 84 ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13x, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 182। तो x की वैल्यू पूछा क्या इन्होंने वैसे, वॉल्यूम ऑफ वेसल पूछा। चलो, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितने इक्वल है, 13x के इक्वल तो है, हाँ ठीक है, 182। ठीक है, ये तो है वॉल्यूम, कि 7x ए था, 6x बी था, तो टोटल 13x, ये तो पूछा था। ये आगे सीधा हम फिर x निकालते, फिर दोबारा 13 से मल्टीप्लाई करते, ऑप्शन बी। ठीक है, 52 का ऑप्शन बी। 53, two numbers in ratio 15:19, if 15 is added in each, new numbers are in ratio इतना, find the ratio of number if 15 is subtracted। मतलब सिंपल सी बात है, देखो पहले क्या है, 15:19, मतलब 15x है और 19x है, इनमें हमने 15 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 9/11। ठीक है, तो ये बनेगा 165x + 165, 19 × 9 190, 171x। ठीक है, 171 ही आएगा, यस, प्लस 15 नया 135। ठीक है, और उधर ले जाओ तो 6x की इक्वल आ गया 30। पूछा गया इन्होंने 15 अगर कम करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बेसिकली नंबर जो हो गया हमारे पास 15 75 और 19 95 हो गए। ठीक है, 15 अगर माइनस करना दोनों से तो वो कितना बन रहा है, 60/80, 3/4 है ना, 20 दिया, यस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 56 तक करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट वाइल रिटर्निंग फ्रॉम हिज स्कूल टू हिज होम ट्रेवल 4/5 ऑफ डिस्टेंस बाय बस, 3/4 ऑफ रेस्ट, है ना, ये ध्यान रखो, 3/4 ऑफ रेस्ट मतलब रिमेनिंग का 3/4 रिक्शा, एंड रिमेनिंग बाय फुट। ही ट्रेवल, इफ ही ट्रेवल 9 मीटर ऑन फुट, ही कवर्ड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा। देखो, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस x मान लो, 4/5 जो है उसने किससे ट्रेवल कर लिया, बस से 4/5, फिर रिमेनिंग का 3/4 यानी कि 4/5x, और बचा कितना, x/5, x/5 का 3/4 यानी कि x/5 का 3/4 आ जाएगा, 3x/5 × 3/4 यानी कि 3x/20। ठीक है, बचा कितना, x/5 का 1/4 बचा, यानी कि x/20। ठीक है, इस सबका सम करके देख लो क्या x आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बस, ये हो गया रिक्शा, ये हो गया फुट। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है फुट से तो ट्रेवल करता है वो 900, रिक्शा से बता दो 3/x/20 पता है, 3x/20 बता दो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2700, 2700 मीटर, तो 2.7 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखो, जो ये चीज देखो कि क्या चीज पूछी हुई है, जरूरी नहीं कि हम जितनी अननोन वैल्यूज हैं हम निकाल के बैठ जाएं, कि बस का डिस्टेंस भी निकाल दें, टोटल डिस्टेंस भी निकाल दें, जो पूछा है बस उतना करो। यहाँ पे अगर मैं एक्स निकालने चला जाऊं, फिर बाद में ये निकालूं, फिर माइनस करते करते वो निकालूं, फिर तो रात हो जाएगी। ठीक है, 55, इन्होंने बोला विच ऑफ द फ्रैक्शन हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो, नॉन टर्मिनेट डेसिमल तब बनता है जब डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कुछ होता है। ठीक है, 2 5 4 भी 2 का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि
2 की पावर a इंटू 5 की पावर b, ऐसा कुछ बनेगा तो टर्मिनेट हो जाएगा हमारा जो है डेसिमल, जैसे 1/2.5 होता है, 1/5.2 होता है। बट अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी आ गया, यानी कि 3 आ गया, अपना 7, 3 और 7 ही बचे, हाँ 3 और 7 आ गया अगर, या फिर कोई भी सॉरी कोई भी प्राइम नंबर आ गया इसके अलावा, ठीक है 3, 5, तब नॉन टर्मिनेट बनेगा। 1/3 क्या बनता है, 0.333, टर्मिनेट होएगा ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज देखनी है। डिनोमिनेटर में 2 और 5 के ही मल्टीपल रहे बस, मतलब पावर्स रहे, 2, 4, 8, 5, 25, 125, इस हिसाब से। तो वही हम देखते हैं। देखो नीचे क्या है, ए में क्या है, नीचे 144 है। ठीक है, तो इसमें इसको अगर मैं किससे डिवाइड करूं, 144 को 2 से करूंगा तो 57 है ना। तो मुझे ये देखना है कि 57 नीचे खत्म हो रहा हो, तो 6859 डिवाइड बाय 57 इंटू 2। ठीक है, 52 तो चलेगा, 2 तो टर्मिनेट कर देगा, 57 ही होना चाहिए। तो 6859 डिवाइड बाय 57, तो ये कट नहीं रहा पूरा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब ये देखो बी में, जैसे बी में 7 है, तो क्या 38437 से कट जाएगा, यस कट जाएगा। तो मतलब ये एक तरह से 4594 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 है, तो ये तो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, 137.25। सिमिलरली सी में देखो 680 है ना, 680 में जीरो तो चलो टर्मिनेट कर ही देगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जीरो देखने की जरूरत नहीं है। 68 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 17। ठीक है, तो 17 से 4233 इंटू 17 इंटू 40 है ना, ये आ गया। 17 से अगर कट जाएगा, अगर 4233 कट रहा है ना, 249, तो ये टर्मिनेट आ जाएगा, क्योंकि 40 क्या है, 42 और 5 से मिलके बना है, 2 इंटू 5। ठीक है, और डी जो है 12167 डिवाइड बाय 92। ठीक है, तो 92 में क्या है, 2 5 अलग कर लो, देखो 2 5 4 अलग हो रहा है, 4 इंटू 23। ठीक है, तो 23 इंटू 4, तो 23 से पूरा कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, 12167 डिवाइड बाय 23, ये सो रहा है, 529 डिवाइड बाय 4 आ गया। ठीक है, ये तो हो ही जाएगा, हमें पता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इसमें। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 56, बोला कि इन 12 मिनट्स मिनट हैंड गेन्स ओवर आवर एंड इतना डिग्री। देखो हमें पता है कि जो 60 मिनट में पूरा राउंड मार लेती है मिनट हैंड, मतलब 360 डिग्री एंगल कवर कर लेती है, तो 1 मिनट में होता है इसका 6 डिग्री। ठीक है, हमें पता ही है। मिनट वाली सुई जो है वो अपना, सॉरी मिनट वाली नहीं, घंटे वाली सुई, वो 12 घंटे, यानी कि 12 इंटू 60 मिनट में 360 राउंड पूरा करती है ना। तो 1 मिनट में कितना करेगी, 360 डिवाइड बाय 12 इंटू 60, तो 6/12, हाफ डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री आगे जाती है, घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे जाती है। तो कितना गेन करती है ये, 5.5 मिनट, 5.5 डिग्री पर मिनट। और 12 मिनट में कितना करेगी, 12 5 60, और 12 इंटू हाफ 6, 66 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, तो ये हमने कुछ अप्रोक्सीमेट 30 31 क्वेश्चन कर लिए हैं, और काफी क्वेश्चन बाकी हैं, अप्रोक्सीमेट 50 60 क्वेश्चन और होंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में फिर भी कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और नहीं तो जो ग्रुप बना हुआ है एप्टीट्यूड का, वहां पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियो कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।